वेलकम डियर स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात कर रहे थे सोशल साइंस की। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमने दूसरे लेसन की शुरुआत कर ली थी और इससे पहले वाले वीडियो में हमने पाठ की शुरुआती बातों की बात की थी कि किस प्रकार नए राजवंशों का उदय होता है और किस प्रकार सामंत से राजा बनते हैं, ये बात कर ली थी। अब अपने ये पढ़ेंगे कि जब राजा के अंडर में जो सामंत थे वो सामंत राजा बन गए और राजा बनने के बाद में उनकी राज व्यवस्था कैसे चलती थी, वो कैसे राजा के पद में रहते हुए अपनी शासन व्यवस्था या कानून व्यवस्था चलाते थे, कहाँ से उनके पास में संसाधन आते थे, कहाँ से वित्तीय यानी धन आता था, किस प्रकार अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग करके वो अपने साम्राज्य को बढ़ाते थे, कहीं युद्ध जीतते थे, युद्ध हारने के बाद में किस प्रकार वो अपनी संधियों के माध्यम से या जिस राजा से वो युद्ध हारे हैं उनसे संधि करके अपने आप की सुरक्षा करते थे। तो राजा बनने के बाद में राजा के ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिनको समझना ज़रूरी है ताकि राजा की जो राज व्यवस्था है उसको अच्छी तरह से समझा जा सके। राजा की राज व्यवस्था के अंतर्गत हम ये भी समझेंगे कि राजा जो है वो राजा किस प्रकार लोगों से कर या जो राजस्व है वो लगान के रूप में वसूलता था और फिर अपनी समृद्धि हमेशा आगे बढ़ाता था। क्योंकि राजा बनने के बाद में उसके राजतंत्र के अंतर्गत कई ऐसे खर्चे हैं जिनको पूरा करने के लिए राजा प्रजा पर निर्भर है। क्योंकि राजा तो कमाने के लिए जाता नहीं है, राजा तो खेती करता नहीं है। राजा के जो खर्चे हैं, जो सैन्य के ऊपर खर्चे हैं, राजतंत्र के अंतर्गत अपनी शासन व्यवस्था को चलाने में जो खर्चे लगते हैं वो राजा कहाँ से लाता है, इस बात को समझना है। तो राजा तो वो प्रजा के ऊपर ही तो वो सारी व्यवस्था करने के लिए प्रजा के ऊपर ही तो निर्भर है। बिना प्रजा कोई राजा नहीं होता है। राजा कब होगा? जब प्रजा होगी उसके ऊपर तो राजा बने रहेगा। ऐसे अकेला व्यक्ति बैठा है वो राजा बने अलग बात है, लेकिन राजा कब तक राजा बना रहेगा, कैसे शासन चलाएगा? तो राजा का मतलब शासन चलाना, तो किस पर चलाएगा? प्रजा होना जरूरी है। खैर अपने ये समझेंगे कि राज्यों में प्रशासन का मतलब होता है कि शासन व्यवस्था कैसे चलती थी। राजा अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए कौन से नए तरीके अपनाता था, किस प्रकार अपने वित्तीय संसाधनों का प्रयोग करके अपनी समृद्धि बढ़ाता था, सैनिक व्यवस्था को सही ढंग से रखता था, इस बात को समझेंगे। नए राजाओं ने कई उपाधियां धारण की थी। महाराजाधिराज, राजाओं के भी राजा। त्रिभुवन चक्रवर्ती, मतलब तीन भुवन का मतलब होता है लोक, तीन लोक के राजा, तीन लोगों का स्वामी। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की थी। किसने धारण की थी? राजाओं ने। मतलब राजा जब राजा बन गया है, उसकी समृद्धि बढ़ रही है, तो उन राजाओं ने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की है। वो उपाधियां कौन सी हैं? महाराजाधिराज उपाधियां। त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब होता है तीन लोक के चक्रवर्ती, सम्राट, स्वामी, इस प्रकार की उपाधियां धारण की थी। ठीक है। जब उन्होंने उपाधियां धारण की, इतने बड़े बड़ी उपाधियां धारण करने के बाद में उनको लगता था कि उपाधियां धारण करने से क्या मतलब, उपाधियां धारण करने के बाद में कोई राजा अगर प्रजा से एक तरह से हट कर रहना शुरू कर दें, वो सामंत हैं उन सामंत से दूरी बनाए रखना शुरू कर दे, तो फिर वो राजा की उपाधियां क्या काम की। लेकिन तो भी राजा क्या करता था कि वो अपने सामंतों, जो सामंत हैं उनके साथ में किसान लोगों से, व्यापारी हैं और ब्राह्मणों के साथ में संगठन के रूप में रहकर अपनी सत्ता का प्रयोग करता था। राजा की शक्ति कब तक शक्ति है? जब राजा से किसान लोग जुड़े हुए हैं, व्यापारी लोग जुड़े हुए हैं, सामंत जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण लोग जुड़े हुए हैं, तभी तो राजा की उपाधि बनी रहती। राजा को जो उपाधि मिली हुई है या जो राजा ने उपाधि धारण की इतनी बड़ी बड़ी, उसको अमल में लाने का काम ये लोग ही तो करेंगे। तो राजा जब इतनी बड़ी उपाधि धारण कर भी लेता है तो भी राजा अपने सामंत के साथ में, किसानों के साथ में, व्यापारी के साथ में और ब्राह्मणों के साथ में इन संगठनों का प्रयोग करके अपनी सत्ता है वो साझेदारी करते थे। साझेदारी मतलब होता है कि उनके साथ में अपनी सत्ता बंटवारा करते थे। थोड़ी सत्ता व्यापारियों को दे दी, थोड़ी शक्ति भी आप भी इस प्रकार अपना व्यापार करो, ब्राह्मणों को दे दी, सामंतों पे कोई अधिकार दे दी। ऐसा नहीं सारे अधिकार राजा ने लिए, राजा भी अपने नीचे अनेक सामंतों को, ब्राह्मणों को, व्यापारियों को
अधिकार देते थे। तो इस प्रकार बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने के बाद में भी राजा को लगता था कि इनके बिना मैं अधूरा हूँ, और राजा की ये सोच अच्छी थी कि वो अपने नीचे अंडर में काम करने वालों को भी सत्ता के अंदर अपनी साझेदारी दे, उनको भागीदारी दे। ठीक है। फिर लिखा है कि राज्य किसानों, जो राज्य हैं उसके अंदर जो व्यवस्था है, सारी व्यवस्था, वो जो संसाधन है, वो संसाधन कहाँ से आते थे? तो राज्य हैं वो किसानों, पशुपालकों, जो पशु का पालन करते हैं, भेड़ बकरी पालने का काम करते हैं, गाय भैंस के दूध बेचने का काम करते हैं। ठीक है। कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। जो राज्य हैं, जो राजा हैं, उसके अंडर में जो साम्राज्य हैं, उनको संसाधन कहाँ से मिलते थे? मतलब संसाधन का मतलब होता है कि उनको जो वित्तीय धन की प्राप्ति होती थी वो कहाँ से होती? उन किसानों लोगों से होती थी जो प्रजा के रूप में हैं, पशुपालकों से होती थी, जो कारीगर हैं, काम करने वाले, उनसे उनको संसाधन की प्राप्ति होती है, और उन संसाधनों का प्रयोग करके वो अपनी समृद्धि बढ़ाता, अपनी राज व्यवस्था व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप में चलाता था। इसके लिए देखो क्या होता है कि जो उत्पाद हैं, जैसे मान लो किसान है, उस किसान जितना उत्पाद करता है, जितना उत्पादन करता है, उसमें से एक हिस्सा राजा को देना जरूरी था। मतलब ये हुआ कि राजा जिस जगह पर अपना साम्राज्य है उस राजा का, और राजा जिस जगह पर प्रशासन कर रहा है, शासन व्यवस्था चला रहा है, तो उस जगह की जो प्रजा है, जहाँ किसान, पशुपालक, कारीगर हैं, व्यापारी हैं, वहाँ से वो संसाधन इकट्ठा करता था, और उनको बाध्य भी किया जाता था कि आपको अपने हिस्से में से आप जितना कमाते हो, जितना आप उत्पादन करते हो, उसमें से एक हिस्सा राजा को देना पड़ेगा। उनको मनाया जाता था, उनको समझाया जाता था, फिर उनको बाध्य किया जाता था, जबरदस्ती उनसे लिया जाता था, क्योंकि इनके बिना राजा नहीं चल सकता। राजा के ऊपर जो खर्चे हैं, राजा के पास में जो सैनिक है, उनके ऊपर जो खर्चे हैं, वो राजा खर्चे कहाँ से लाएगा? वो इन लोगों से तो लेगा। उन लोगों को कहा जाता है कि आप अपने जितना आप कमाते हो उसमें से इतना हिस्सा राजा को दे दो, लगान के रूप में, कर के रूप में। अगर कोई व्यक्ति, कोई प्रजा में से कोई आदमी नहीं देता था तो उसे मनाया जाता था, उससे बाध्य किया जाता था, और फिर उनसे लिया भी जाता था। तो दरअसल वो जो उत्पादन कर रहा है, जो भी किसान व्यक्ति, वो अपने हिस्से को दे देता है, और वो अपने हिस्से को लगान के रूप में लगान मान कर दिया जाता था। लगान का मतलब एक प्रकार का कर है, एक टैक्स है। उस टैक्स के रूप में किसी व्यक्ति से संसाधन, मतलब वहाँ से पैसा लिया जाता था। ठीक है। तो लगान मानकर उनसे वसूला जाता था, लिया जाता था, वसूल किया जाता था कि आपके पास इतनी ज़मीन है, आप इस साल में इतना कमाते हो, तो राजा को आप इतना देंगे, अब देना पड़ेगा। तो उनसे वसूल लिया जाता था, और ये वसूलने के लिए राजा को तो उनके नीचे बड़े बड़े अधिकारी रखने पड़ेंगे, पदाधिकारी रखने पड़ेंगे, और वो राजस्व व्यापारियों से भी लिए जाते थे। ऐसा नहीं है केवल किसान, कारीगर या पशुपालकों से ही लगान वसूला जाता था। दरअसल जो राजस्व हैं, मतलब राजस्व का मतलब ये हो गया कि जो राजा के पास धन है, वो धन उसमें से थोड़ा बहुत व्यापारियों से भी लिया जाता था, उनसे भी वसूला जाता था। ठीक है। अब जो राजा है वो इन संसाधनों का प्रयोग अपने जो वित्तीय आधार हैं, वित्तीय आधार का मतलब ये हो गया कि जो भी जिस चीज़ पर पैसे खर्च हो रहा है उनके लिए करता था। जिसमें मंदिर बनाना हो तो राजा के पास में पैसे कहाँ से आएंगे? अगर दुर्गों का निर्माण करना है, राजा को अपने सैनिक खर्चे हैं उनको पूरा करना है, तो इन संसाधनों का वहाँ पर प्रयोग करता। मतलब ये हुआ कि जो किसानों से, पशुपालकों से, कारीगरों से, व्यापारियों से जो धन लिया गया है, जो संसाधन लिए गए हैं, उन संसाधनों का राजा प्रयोग कहाँ करता था? मंदिर बनाने में, दुर्ग बनाने में, और भी जो सैनिक हैं उनको खर्चों को पूरा करने में, अपनी राज व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए राजा उन संसाधनों का प्रयोग करता था। ठीक है। इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब राजस्व वसूली के लिए वो क्या करते थे? बड़े बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था राजा। क्या करता है? बड़े बड़े पदाधिकारी रखते थे, अधिकारी रखते थे, और ये जो अधिकारी हैं जो राजस्व वसूलने का काम करेंगे, वो सामान्य कौन थे? वो सामान्य प्रभावशाली परिवारों के बीच में से होते थे।
मतलब जो लगान या राजस्व वसूलने का जो काम है, जिन अधिकारी को दिया जाता था, वो अधिकारी कौन होते थे? वो जो समृद्धशाली प्रभावशाली हैं किसी का परिवार, तो उन परिवारों में से किसी एक को ये काम सौंपा जाता था। और दरअसल ये काम वंशानुगत था। जैसे मान लो एक परिवार के अंदर एक आदमी राजा के इस अधिकारी के रूप में काम कर रहा है, जो अधिकारी किस रूप में काम कर रहा है? राजस्व वसूलने का काम कर रहा है। तो फिर उसका बेटा, इस प्रकार से ये वंशानुगत था। तो मतलब दरअसल जो राजा का परिवार है, उस परिवारों में से किसी एक व्यक्ति को ये राजस्व वसूल करने के लिए काम सौंप दिया जाता था। और दरअसल ये क्या था? एक वंशानुगत था। मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, ये वंशानुगत हो गया, वंश। तो उसी प्रकार जो सामंत हैं, जो भी व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, उसका बेटा अधिकारी बनेगा। मतलब जो राजस्व वसूलने का काम जो व्यक्ति कर रहा है, उसका बेटा उसके मरने के बाद में वो करेगा। तो इस प्रकार से राजा क्या करता था? धन वसूल करके, संसाधन लेकर अपनी राज व्यवस्था, अपना प्रशासन चलाने का काम करता था। आगे बढ़ते हैं और अपना जो अगला टॉपिक है कि प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। देखो राजा क्या करता? अपने आप की प्रशंसा करवाने के लिए, एक तरह से ये माने कि राजा जब अपनी खुद की प्रशंसा करवाने के लिए किसी पत्थर पर खुद के बारे में जो लिखाता है, वो क्या होती है? प्रशस्तियाँ होती हैं। तो जो प्रशस्तियाँ हैं वो दरअसल राजा की एक तरह से प्रशंसा के रूप में लिखी जाती थी, पत्थर के रूप में किसी सार्वजनिक स्थान पर, ताकि लोग आते जाते उसको पढ़ सके और राजा के बारे में समझ सके कि राजा कितना महान है। लेकिन एक बात यह है कि जितनी भी अपन को भारत के अंतर्गत प्रशस्तियाँ मिली हैं, सारी सत्य नहीं है। क्योंकि राजा जो प्रशस्तियाँ लिखवाता था, उनको उत्कीर्ण करवाता था, तो अपने खुद के बारे में अच्छी बातें लिखाता था। अब ये बात कैसे कह सकते हैं कि कोई राजा जो बात लिखा रहा है, खुद लिखवा रहा है, तो बिल्कुल सही बात लिखाएगा? खराब होते हुए भी राजा अपनी खुद की बढ़िया बढ़िया बातें लिखवाएगा। तो जो प्रशस्तियाँ वो हमेशा सत्य नहीं होती थी। कि राजा किस प्रकार का है, राजा प्रजा के हित में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, राजा लोगों की भलाई के लिए कानून बना रहा है या नहीं बना रहा है, ये राजा खुद कहेगा या प्रजा कहेगी? तो सिंपल सी बात है कि ये बात कौन तय करेगी? तो प्रजा तय करेगी कि हमारा जो राजा है, हमारा जो शासक हैं, वो हमारे लिए कितना लाभकारी हैं, कितना कल्याणकारी हैं, कितना व्यवस्थित रूप से हमारे लिए काम करता है, ये प्रजा बताएगी, न बल्कि राजा बताएगा। जबकि प्रशस्तियाँ जो लिखवाने का काम है, उत्कीर्ण करवाने का काम राजा करता था। और राजा अपनी बुराइयाँ क्यों लिखेगा? राजा अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए वो जो भी प्रशस्तियाँ लिखवाता था, उनको उत्कीर्ण करवाता था, तो खुद की वहाँ बुराइयाँ तो ना लिखेगा, वो अपनी खुद की अच्छाइयाँ लिखेगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो भी अपन को प्रशस्तियाँ मिली हैं, सारी प्रशस्तियाँ बिल्कुल सत्य नहीं है, या है ये भी कहना कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि सारी सही भी नहीं है और सारी गलत भी नहीं है। और जब इन प्रशस्तियों को देखते हैं तो दरअसल हम उन समय के जो शासक हैं, उनकी नीतियों के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज मिल जाता है, उनके जीवन के बारे में, उनके युद्धों के बारे में कि उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए, उनसे अपन को ये जानकारी मिलती है। और हमारे लिए इतिहास के स्रोतों के अंदर ये प्रशस्ति भी प्रमुख रूप से जिम्मेदारी के रूप में और व्यवस्थित रूप से काम करती हैं। मतलब क्या हुआ कि जब अपने इतिहास को पढ़ते हैं और इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं, तो ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? इन प्रशस्तियों मिलती हैं। लेकिन क्या इनको सत्य माने? तो वो तो सत्य माने नहीं माने, वो इतिहासकार जब वहाँ के और भी स्रोतों को पढ़ते हैं और जब उनसे मिलान करते हैं, तो पता लगता है कि अधिकतर स्रोत इस बात को ऐसे पुष्टि करते हैं और प्रशस्ति इस प्रकार से इस बात को ऐसे पुष्टि करती है। तो जब दोनों बात मिल जाती है तो मतलब पता लग जाता है कि प्रशस्ति क्या है, सत्य है, और नहीं मिलती है तो ये अंदाज लगाया जाता है कि प्रशस्ति क्या है, सत्य नहीं है। उसके अलावा देखो क्या है, भूमि अनुदान। राजा महाराज के पास में ज़मीन की कोई कमी नहीं थी, राजा के अंडर में सारी ज़मीन, जिस साम्राज्य के अंतर्गत राजा बना हुआ है तो साम्राज्य की सारी ज़मीन राजा की थी, ठीक है। तो राजा प्राय क्या करते थे, जो ब्राह्मण लोग हैं उनको भूमि अनुदान करते थे।
जो भूमि है वो दान में देते थे प्राय ब्राह्मण लोगों को, ठीक है। क्योंकि राजा क्या मानते थे कि ब्राह्मणों को अनुदान देने से, ब्राह्मणों को दान देने से राजा की अपनी समृद्धि बढ़ेगी, उनके साम्राज्य पर कोई संकट पैदा नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मणों को शुभ मानते हुए वो ब्राह्मण लोगों को क्या करते थे, भूमि दान में देते थे, अनुदान के रूप में कर देते थे। अब जिस ब्राह्मण को वो भूमि अनुदान देते थे, वो एक तरह से जो अनुदान देने का जो तरीका है कि भाई इस राजा ने इस ब्राह्मण को इतनी ज़मीन दी है, तो ये जो ताम्र पत्र होते हैं उन पर लिखा होता है कि इतनी ज़मीन से इस ब्राह्मण को दी जाती है, और ये जो ताम्र हैं, पत्र हैं, वो भूमि पाने वाले को दे दिए जाते हैं। राजा के पास में कितनी ज़मीन है, राजा ने किसी ब्राह्मण को कितनी ज़मीन दी है, इसके लिए, इसके सबूत के लिए, इसकी स्रोत के लिए तांबे के ऐसे क्या होते थे, पत्र होते थे, और इस पत्र पर वो लिखा हुआ होता था। यहाँ पर राजा की एक तरह से क्या होती थी, मोहर भी होती थी राजा की, ठीक है, राजा के शासन की, साम्राज्य की। और जिसको यह ज़मीन दी जा रही है, जिसको दान में या जिसको ज़मीन अनुदान की जा रही है, उसको ये ताम्र पत्र दिया जाता था। तांबे का बना हुआ एक पत्र होता था, एक इस प्रकार का एक तांबे का बना हुआ था, और जिस व्यक्ति को ये दे देते हैं उसको मतलब ज़मीन भी दी जाती थी। उनको ये सबूत है कि भी इसको ज़मीन अनुदान दी गई है। जैसे मानो राजा ने किसी ब्राह्मण को ज़मीन दी है, तो क्या सबूत है कि ब्राह्मण को राजा ने दी है, तो वो ब्राह्मण क्या करता है, ये ताम्र पत्र बता सकता है कि ये मेरे पास सबूत है, राजा ने मुझे यह दान में दी है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि 12वीं शताब्दी में कल्लन ने कश्मीर पर इतिहास लिखा। एक बहुत बड़ा कवि, काव्य शास्त्र लिखने वाला, जिसने संस्कृत के अंदर एक बहुत बड़ा काव्य लिखा कश्मीर के इतिहास पर, और वो जब पढ़ते हैं तो कश्मीर की जो वंशानुवलियाँ हैं, जो कश्मीर के राजा महाराजों की जो इतिहास से संबंधित बातें हैं, वो इस कल्लन के इस ग्रंथ से मिलती हैं। दरअसल जो कल्लन ने इतिहास लिखा था वो अपने वृत्तांत के साथ में लिखा। इस वृत्तांत को लिखने के लिए इन्होंने, कल्लन ने शिलालेखों का प्रयोग किया। शिलालेखों का मतलब समझते हो ना, कि पत्थर पर कोई लेख लिखा हुआ है, भी ऐसे कोई पत्थर बना हुआ है और उसके ऊपर कोई बातें लिखी हुई, तो शिलालेख हैं। तो पत्थर पर लिखे हुए जो लेख हैं उनका प्रयोग किया। भी कल्लन ने जो इतिहास लिखा है कश्मीर के ऊपर, वो उसने इतिहास को पहले पढ़ा है ढंग से। उसने जो पढ़ने के लिए जो स्रोतों का प्रयोग किया है वो कौन कौन से हैं, शिलालेख हैं, दस्तावेजों का उन्होंने प्रयोग किया कि दस्तावेजों के अनुसार इस कश्मीर का क्या इतिहास है, शिलालेखों पर कश्मीर के बारे में क्या लिखा हुआ है, और खुद देखा है प्रत्यक्ष दर्शियों के माध्यम से। उसने खुद देखा है कि इस समय राजा इस प्रकार से व्यवस्था चला रहा है। तो शिलालेखों का भी पूरा इतिहास लिख रहे हैं। तो प्राचीन समय क्या हुआ, उस समय तो कल्लन था नहीं, तो पुराने समय के स्रोत देखता था। वर्तमान में क्या हो रहा है ये तो खुद आंखों से देख कर पता लगा सकता है। तो कल्लन ने जो प्रत्यक्ष देखा है और जो दस्तावेजों से उनको जानकारी मिली है, शिलालेखों के माध्यम से उनको जो जानकारी मिली है, उनका प्रयोग करके कल्लन ने कश्मीर पर क्या लिखा है, इतिहास लिखा है। और इस तरह से उन्होंने अनेक स्रोतों का प्रयोग करके कश्मीर के ऊपर एक सुंदर इतिहास लिखा है। संस्कृत में एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा है, और इस महाकाव्य को पढ़कर हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में, उसके आसपास में और भी जो साम्राज्य थे उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि भारतीय इतिहासकारों को जानकारी कहाँ से मिलती है, इन्हीं स्रोतों को पढ़कर, इन स्रोतों को देख करके ही तो इतिहास के बारे में पता लगते हैं। जैसे आज हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, ये अपनों को जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इन किताबों को, और किताब मतलब दस्तावेजों को पढ़कर ही पता लग जाता है। लेकिन किताबों में किसने लिखा है, सरकार ने लिखा है, तो सरकार ने कहाँ से लिखा है, तो वो जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपनी खुद की किताबें लिखी हैं, ग्रंथ लिखे हैं, और उन्होंने वो ग्रंथ कहाँ से लिखे हैं, बड़े बड़े स्रोतों को पढ़ करके। तो इस प्रकार से जब स्रोतों को पढ़ करके, शिलालेखों को पढ़कर इतिहासकारों ने अपने ग्रंथ लिखे, कल्लन का नाम जिसके अंदर शामिल है, और यहीं से सरकार ने तथ्यों को उठाकर, बातों को समझाकर व्यवस्थित रूप से आपके लिए किताबें बनाई और आपको इतिहास समझाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इतिहास के अंदर जो भूमि अनुदान ब्राह्मणों को दिया जाता था वो राजा के अंडर में होता था, और किस प्रकार से होता था
जो राजा प्रशस्तियाँ लिखवाता था वो किस व्यवस्थित रूप से किस तरीके से लिखाते थे। तो ये भी राजा की अपनी खुद की सोच थी और वो उनके बारे में लिखाता था। आगे बात करते हैं और जो अपना जो टॉपिक है अगला हेडिंग है, उस हेडिंग का नाम है धन के लिए युद्ध। देखो अपने अब तक क्या समझा है, अपने ये समझा है कि किस प्रकार राजवंशों का उदय हुआ। राजवंश जब उदय हो गए तो किस प्रकार राजा सामंत से राजा बने और राजा बनने के बाद में अपनी प्रशासन व्यवस्था चलाते थे, किस प्रकार चलाते थे। फिर वो अपना जो प्रशासन चलाने में जितना धन खर्च है वो कहाँ से लाते थे ये भी समझ लिया था। वो फिर भूमि अनुदान करते थे, राजा महाराज मंदिर दुर्ग का निर्माण करवाते थे और प्रशस्तियाँ लिखवाते थे। तो इसके लिए धन की जरूरत पड़ती थी। अब वो धन के लिए क्या करते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य के ऊपर अधिकार कराने के लिए युद्ध करते थे। जैसे मान लो एक साम्राज्य यहाँ पर है और दूसरा साम्राज्य यहाँ पर है, यहाँ के राजा हैं और यहाँ भी अपने राजा हैं। अब ये राजा मंदिर बनवा रहा है, दुर्ग बनवा रहा है, बड़ी बड़ी प्रशस्तियाँ लिखवा रहा है, धन खर्च कर रहा है। तो इसको लगता है कि मेरे पास धन की कमी हो रही है तो वो लगान लगाएगा और अपने साम्राज्य को देखेगा मेरा साम्राज्य छोटा सा है, मैं बड़े साम्राज्य का राजा बनना चाहता हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे आए। इसके लिए वो इस पर क्या कर लेता है, आक्रमण कर लेता है। और जब इस पर आक्रमण करेगा और ये भी इसके सामने आक्रमण करेगा तब होगा युद्ध। क्या होगा, और युद्ध। अब युद्ध के अंतर्गत जो ज़्यादा समृद्धशाली हैं, जिसके पास ज़्यादा सैनिक हैं और एक रणनीति तैयार करके जो युद्ध करेगा वो इसके अंदर विजय प्राप्त कर लेता है। और विजय प्राप्त करने के बाद में उस राजा का यहाँ पर अधिकार हो जाता है और यहाँ जो भी संसाधन दे वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने में, अपने पूरे साम्राज्य को एक करते हुए वो शक्तिशाली राजा बन जाता है। इस प्रकार से वो अपने साम्राज्य को बढ़ाते बढ़ाते एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेता है। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ये अपने साम्राज्य को बढ़ाता जाता है, शक्ति इसके पास बढ़ती जाती है, ज़्यादा सैनिक होते जाते हैं। पहले 1000 सैनिक थे, ये भी हो गया 10,000 सैनिक हो गए। ऐसे करते करते जब इसके पास लाखों में सैनिक हो गए, काफ़ी पैसे हो गए, एक बहुत बड़ा राजा, समृद्धशाली राजा बन गया, तो पास के जो छोटे वंश वाले राजा हैं, जिनका छोटा साम्राज्य है, उनको भय था, उनको डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कभी भी ये आक्रमण करके हमको हराकर अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए हमारे साम्राज्य को अपने अंदर मिला दे। अब ये साम्राज्य क्यों बड़ा हो रहा है, धन के लिए, शक्तिशाली अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से। उनको लगता है कि मेरा साम्राज्य और बढ़ता जाए, पैसे आते गए और मैं एक बहुत बड़ा साम्राज्य का राजा बनूं, हर राजा मेरे अंडर में काम करे। इसके लिए तो ये काम करता था, इसलिए युद्ध होते थे। तो धन भी एक कारण हो गया युद्ध के लिए। अब देखो, अब धीरे धीरे राजा एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे, अपने साम्राज्य को बढ़ाने लगे, दूसरे राजा को अपने अंडर में नियंत्रण करने लगे। और इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, इस उदाहरण को समझते हैं। जैसे ये दक्षिण भारत है मान लो, ठीक है, और भारत की बात करते हैं कि ये दक्षिण भारत का एक तरह से इस प्रकार से मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक नगर है जिसका नाम है कन्नौज। भी गंगा नदी ऐसे बहती है, इसके घाटी के अंदर एक नगर है कन्नौज, जरूर नाम याद करें, कन्नौज। ये यहाँ पर है। दक्षिण के अंदर जिस राजवंश का साम्राज्य है, जो राजवंश यहाँ पर शासन कर रहा है, वो है राष्ट्रकूट। क्योंकि अपने क्या पढ़ा था कि जो राष्ट्रकूट हैं वो पहले किसके सामंत थे, चालुक्यों के क्या थे, सामंत थे। और इन राष्ट्रवंशों में जो प्रधान दंती दुर्ग के जो राष्ट्रकूट थे, उन्होंने सामंत चालुक्य से अपने आप को अलग कर दिया और खुद क्या बन गए, राजा बन गए और इनको हरा दिया। तो दक्षिण भारत में किसका साम्राज्य है, इनका। कन्नौज यहाँ पर है। और यहाँ पर किन राजाओं का वंश, कौन सा वंश है यहाँ पर, वो पाल वंश है यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर जो वंश है वो कौन सा वंश है, पाल वंश है। अब देखो यहाँ दक्षिण में राष्ट्रकूट है, इधर पाल वंश है, और यहाँ राजस्थान के अंदर जो वंश है वो गुर्जर प्रतिहार वंश है।
गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, मतलब ये 3 साम्राज्य मैंने बात बताई है। दक्षिण में ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर पाल वंश, और यहाँ पर कन्नौज। अब गुर्जर प्रतिहार वंशों के राजा को लगा कि हम कन्नौज पर अधिकार करें, क्योंकि कन्नौज उस समय एक सबसे अधिक समृद्धशाली, धनवान और व्यापारिक केंद्र था। सबकी नज़र कन्नौज पर थी। सब चाहते हैं कि कन्नौज हमारे अंडर में हो जाए, ताकि हम अपनी समृद्धि को बढ़ा सके, हमारे पास खूब सारा धन हो जाए, क्योंकि ये एक समृद्ध साम्राज्य था। ठीक है, राष्ट्रकूटों को भी यही लगता था, और पाल वंश के जो राजा थे उनको भी यही लगता था। अब देखो हुआ क्या कि इधर से राष्ट्रकूट के सैनिक आए कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, इधर से पाल वंश के राजा आए कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, और इधर से गुर्जर प्रतिहार वंश आए। 3 ही एक जगह पर आए, किस पर अधिकार करने के लिए? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। अब गुर्जर प्रतिहार वंश ये चाहते हैं कि हम अधिकार करें, तो इनको लगता था कि पहले पाल वंश के राजा को हराना पड़ेगा। तो गुर्जर प्रतिहार वंशों ने पाल वंश के राजाओं को हरा दिया। फिर जब पाल वंश हार गए और कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार वंशों का क्या हो गया? आधिपत्य हो गया। तो राष्ट्रकूट के वंश यहाँ पर राजा आए और इन्होंने इस पर अधिकार कर लिया, आक्रमण कर लिया। अब इसमें ये हार गए वापस। ये जब दोबारा हार गए तो राष्ट्रकूट के जो राजा थे वो इस जगह को छोड़कर वापस आ गए। जितना भी पैसा लेना था पैसा ले लिया और वापस आ गए। अब जब इन्होंने इस जगह को छोड़ दिया तो पाल वंशों ने दोबारा इस पर अधिकार कर लिया, और जब इन्होंने पाल वंशों ने दोबारा अधिकार कर लिया तो गुर्जर प्रतिहार ने वापस यहाँ पर आक्रमण कर लिया और वापस आधिपत्य कर लिया। मतलब क्या हुआ कि एक जगह के ऊपर ही 3 बड़े बड़े साम्राज्य वाले अधिकार कर रहे हैं, तो इन तीनों के बीच में क्या हो गया? आपस में युद्ध होने लग गई। और इन तीनों को जब आपस में लड़ते हुए देखा गया तो इतिहासकारों ने कहा कि ये एक संघर्ष नहीं है, 3 पक्षों का संघर्ष है, इसलिए इनको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। कौन सा संघर्ष कहा जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष। अभी त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है तो किस वजह से हुआ है? धन की वजह से, क्योंकि सब ये क्या चाहते थे कि हम कन्नौज पर अधिकार करें और समृद्धशाली बने। तो इनके कारण इनके बीच में युद्ध हुआ, इनके बीच में युद्ध हुआ। 3 आपस में बड़ी बड़ी शक्तियाँ लड़ रही थी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। इस युद्ध को क्या बोलते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, तो ये कारण थे धन के लिए युद्ध होना। ठीक है, बाकी अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे।